GNPSC ऑनलाइन पार्ट सेकंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करते हैं, कल अपन ने बात की थी जनसंख्या वितरण। यानी जनसंख्या वितरण किसे कहा जाता है? जनसंख्या वितरण का तात्पर्य भूपृष्ठ पर लोगों के बसाव से है, अर्थात धरातलीय क्षेत्र पर लोगों का वितरण किस प्रकार पाया जाता है। जनसंख्या वितरण का तात्पर्य भूपृष्ठ पर लोगों के बसाव से है, अर्थात धरातलीय क्षेत्र पर लोगों का वितरण किस प्रकार पाया जाता है। इसके साथ में अपन बात करेंगे जनसंख्या वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या वितरण का तात्पर्य तो क्या था? भूपृष्ठ पर लोगों के बसाव से है, अर्थात धरातलीय क्षेत्र पर लोगों का वितरण किस प्रकार पाया जाता है। और जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व भूमि तथा लोगों की संख्या के मध्य का अनुपात है। जनसंख्या घनत्व भूमि तथा लोगों की संख्या के मध्य का अनुपात है, जिसकी गणना प्रति वर्ग किलोमीटर में की जाती है, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व भूमि तथा लोगों की संख्या के मध्य का अनुपात है, जिसकी गणना प्रति वर्ग किलोमीटर में की जाती है, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब होगा, स्क्वायर में आ जाएगा, 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब अपन अध्ययन करते हैं, कहीं पे लोग अधिक निवास करते हैं, कहीं पे लोग कम निवास करते हैं। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि जनसंख्या वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण से कुछ क्षेत्रों में तो लोग अधिक निवास करते हैं और कुछ क्षेत्रों में लोग कम निवास करते हैं। तो इसको प्रभावित करने वाले 3 मुख्य कारक हैं। एक भौतिक कारक आते हैं, भौतिक कारक जिसको भौगोलिक कारक भी कहा जाता है। दूसरे आते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में कारक होते हैं जिसके कारण से मानव को रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, तो दूसरा अपन लेते हैं आर्थिक कारक। तीसरा लेते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कारक। जनसंख्या वितरण तथा घनत्व को 3 कारक प्रभावित करते हैं। एक आता है भौतिक कारक, जिसमें अपन उस क्षेत्र की जलवायु, स्थलाकृति, जल, इनको लेते हैं। आर्थिक कारक जो कि लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाते हैं। और तीसरा आ जाता है अपना सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कारक। भौतिक कारकों में अपन जल को लेते हैं, जलवायु आ जाएगा, मिट्टी, उच्चावच, स्थिति और जननांगिकीय कारक को लेते हैं। यानी भौतिक कारकों में किस किस को लिया जाता है? जल को लेते हैं, जलवायु को सम्मिलित किया जाता है, मिट्टी, उच्चावच, स्थिति और जननांगिकीय कारक आते हैं। आर्थिक कारकों में खनन आ जाएगा, उद्योग, नगरीकरण और कृषि को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक आ जाएगा, सांस्कृतिक आ जाएगा, धार्मिक, और इसके साथ में अपन लेते हैं राजनीतिक कारकों को भी लिया जाता है।
सबसे पहले आता है भौतिक कारक। भौतिक कारकों में अपन किस किस को ले रहे हैं? जल को ले रहे हैं। सबसे पहले आता है जल। जल जनसंख्या वितरण तथा घनत्व को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो जल मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। मनुष्य घरेलू कार्य, औद्योगिक कार्य, कृषि तथा परिवहन हेतु जल का उपयोग करता है। जल मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। मनुष्य घरेलू कार्य, औद्योगिक कार्य, कृषि तथा परिवहन हेतु जल का उपयोग करता है। घरेलू कार्य में सारे आ जाते हैं, खाना बनाना हुआ, पीना हुआ, बर्तन धोना हुआ। औद्योगिक कार्यों में भी जल की आवश्यकता होती है। कृषि हेतु सिंचाई के रूप में जल का प्रयोग किया जाता है। और परिवहन के साधन में नदी में, महासागरीय क्षेत्रों में या सागर वाले क्षेत्र में या तालाबों वाले क्षेत्रों में या नहरों में जल के द्वारा परिवहन किया जाता है, जिसमें जहाज और नाव चलाए जाते हैं। तो जल मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। मनुष्य जल का उपयोग घरेलू कार्य, औद्योगिक कार्य, कृषि तथा परिवहन हेतु करता है। इस कारण से जहां पर जल के सुलभ साधन पाए जाते हैं वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, और जहां पर जल के सुलभ साधन नहीं पाए जाते हैं वहां पर जनसंख्या कम निवास करती है। प्राचीन काल का अपन अध्ययन करें तो गांव के बीच में एक बावड़ी या कुआं होता था। आज कुछ गांवों में तालाब भी होता है और उस तालाब के चारों ओर गांव बस जाता है, क्योंकि जल मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। अधिकांश बड़े नगरीय क्षेत्र देखते हैं वो सारे के सारे जलीय स्रोत के पास बसे हुए, नदियों के किनारे बसे हुए हैं। अधिकांश नगर तटवर्ती क्षेत्रों के पास बसे हुए हैं। तो जल मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। मनुष्य घरेलू कार्य, औद्योगिक कार्य, कृषि तथा परिवहन हेतु जल का उपयोग करता है। अतः जहां पर जल के सुलभ साधन पाए जाते हैं वहां पर लोग अधिक निवास करते हैं, और जहां पर जल की कमी पाई जाती है वहां पर लोग कम निवास करते हैं। इसी कारण से थार के मरुस्थलीय क्षेत्रों में लोग कम निवास करते हैं। दूसरा एक उदाहरण बताएं। राजस्थान का जो थार मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर जल की कमी के कारण से जनसंख्या कम निवास करती थी, लेकिन वहां पर इंदिरा गांधी नहर का आगमन हुआ, और इंदिरा गांधी नहर के आगमन के कारण से वहां पर जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो गया। पीने हेतु भी जल उपलब्ध हो गया, कृषि कार्य भी होने लगा, और वहां पर जनसंख्या घनत्व में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो जहां पे जल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। दूसरी बात करते हैं अपन जलवायु। जलवायु दो तरह की होती है, एक तो मानव के लिए अनुकूल होती है और दूसरी प्रतिकूल होती है। जलवायु के संदर्भ में अपन यही कहेंगे भाई, उष्णता, शीतलता, आर्द्रता और शुष्कता। उष्णता, शीतलता, आर्द्रता और शुष्कता जनसंख्या को विकर्षित करते हैं। अर्थात जहां पर ये वाली दशाएं पाई जाती हैं वहां पर लोग कम निवास करते हैं। तो उष्णता, शीतलता, आर्द्रता और शुष्कता जनसंख्या को विकर्षित करते हैं, जबकि समशीतोष्ण, मानसूनी या भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है वो जनसंख्या को आकर्षित करती है। एक तरफ अपन ने अध्ययन किया था उष्णता, शीतलता, आर्द्रता और शुष्कता। उष्णता यानी भयंकर गर्मी पड़ती है, मरुस्थलीय क्षेत्र आ जाते हैं, लोग कम निवास करते हैं। शीतलता, भयंकर ठंड पड़ती है, लोग कम निवास करते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों को लिया जाता है और पर्वतीय क्षेत्रों को लिया जाता है, लोग यहां भी कम ही निवास करते हैं।
आर्द्रता अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है, भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र आ जाता है, वहां भी लोग कम निवास करते हैं। और वर्षा नहीं के बराबर होती है, बहुत ही कम होती है। सूखा जहां पे पड़ता है, मरुस्थलीय क्षेत्र आ जाएंगे, वहां भी लोग कम निवास करते हैं। तो उष्णता, शीतलता, आर्द्रता और शुष्कता जनसंख्या को विकसित करती है। इसी कारण से थार के मरुस्थलीय क्षेत्र में, सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र में, अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में, कालाहारी, इनमें जनसंख्या कम निवास करती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में भी लोग कम निवास करते हैं। और उत्तरी ध्रुव का अध्ययन करें तो वहां पर केवल एस्किमो जनजाति के लोग ही निवास करते हैं। और दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करें तो वहां पर एक महाद्वीप आता है जिसको अंटार्कटिका महाद्वीप कहा जाता है। और इस अंटार्कटिका महाद्वीप को अपन जनशून्य महाद्वीप कहते हैं। जनशून्य का मतलब होता है वहां पर एक भी व्यक्ति निवास नहीं करता है। पूरा का पूरा एक महाद्वीप है, लेकिन जलवायु के प्रभाव के कारण से वहां पे ठंड पड़ती है और लोग निवास ही नहीं करते हैं। 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भयंकर वर्षा होती है। और जब भयंकर वर्षा होती है तो वहां भी लोग कम ही निवास करते हैं। लोग निवास ही कम करते हैं क्योंकि वहां पर सघन पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और वहां पर जैसे कांगो बेसिन में केवल पिग्मी जनजाति के लोग ही निवास करते हैं। जबकि समशीतोष्ण तथा मानसूनी जलवायु जनसंख्या को क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है, अपनी ओर खींच रही है, और वहां पर लोग अधिक निवास करते हैं। समशीतोष्ण और मानसूनी जलवायु के कारण से चीन, भारत और जापान में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं क्योंकि जलवायु अनुकूल है। इसी प्रकार से भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में अनुकूल जलवायु होने के कारण से लोग अधिक निवास करते हैं। तो जहां पर जलवायु अनुकूल पाई जाती है वहां पर लोग अधिक निवास करते हैं, और जहां पर जलवायु प्रतिकूल पाई जाती है वहां पर लोग कम निवास करते हैं। जहां पर तापमान 3 डिग्री से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है वहीं पर लोग अधिक निवास करते हैं, क्योंकि मानव के शरीर के लिए या मानव के निवास हेतु या कृषि हेतु तापमान की जो आवश्यकता होती है 3 से तो कम नहीं होना चाहिए और 18 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये वाला जहां पर तापमान पाया जाता है वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। यूरोप वाला क्षेत्र हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, इनकी जलवायु समशीतोष्ण पाई जाती है, अतः यहाँ पर लोग अधिक निवास करते हैं। और भारत की मानसूनी आ जाती है, यहाँ भी लोग अधिक निवास करते हैं। तो जहां पर जलवायु अनुकूल होगी लोग अधिक निवास करते हैं, और जहां पर जलवायु प्रतिकूल पाई जाती है लोग कम निवास करते हैं। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आता है अपना मिट्टी। मिट्टी किस प्रकार से प्रभावित करती है? मृदा पर अपन कृषि कार्य करते हैं और कृषि के द्वारा जनसंख्या का भरण पोषण किया जाता है। मिट्टी पर कृषि कार्य किया जाता है और कृषि के द्वारा जनसंख्या का भरण पोषण किया जाता है। अतः जहां पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है वहां पर खाद्यान्न फसल या कोई किसी भी फसल हो उनका उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। जहां पर उपजाऊ मिट्टी होगी, उपजाऊ मिट्टी कौन सी होगी? जलोढ़ मिट्टी हुई, काली मिट्टी हुई, काप मिट्टी होगी, कच्चारी मिट्टी होगी। तो जहां पर ये वाली मिट्टियां पाई जाती है वहां पर कृषि का उत्पादन अधिक होता है, और कृषि का उत्पादन अधिक होने के कारण से वहां पर लोगों को रोजगार के साधन भी अधिक उपलब्ध होते हैं, अतः लोग अधिक निवास करते हैं। तो उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है, जबकि जहां पर अनुपजाऊ मिट्टी पाई जाती है वहां पर कृषि का उत्पादन कम होता है, और जहां पर कृषि का उत्पादन कम होता है वहां पर लोग कम निवास करते हैं। इसके बाद में आ जाता है अपना उच्चावच। उच्चावच का मतलब होता है धरातलीय स्थलाकृति कैसी पाई जाती है। अब धरातलीय स्थलाकृति में अपन देखते हैं एक तरफ पर्वत पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं। पर्वत और पठारी क्षेत्र तो धरातल से ऊपर उठे हुए हैं, जबकि मैदान समतल भूभाग है। तो जहां पर पर्वत पाए जाते हैं
या पठार पाए जाते हैं वहां पर लोग कम निवास करते हैं, जबकि जहां पर मैदान पाए जाते हैं, समतल धरातल पाया जाता है, वहां पर लोग अधिक निवास करते हैं। तो अपन यही कहेंगे पर्वतीय तथा पठारी क्षेत्रों में, पर्वतीय तथा पठारी क्षेत्रों में कृषि हेतु, परिवहन हेतु, व्यापार हेतु अनुकूल दशाएं कम पाई जाती है, अतः वहां जनसंख्या कम निवास करती है। पर्वतीय तथा पठारी क्षेत्रों में कृषि हेतु, परिवहन हेतु, व्यापार हेतु तथा रोजगार के साधन भी कम पाए जाते हैं, अतः वहां जनसंख्या कम निवास करती है। यही कारण है कि हिमालय, आल्प्स, रॉकीज और एंडीज ये सारे के सारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहां पर लोग कम निवास करते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है, जबकि समतल मैदानी क्षेत्रों में लोग अधिक निवास करते हैं। समतल मैदानी क्षेत्रों का अध्ययन करें तो समतल मैदानी क्षेत्रों में कृषि हेतु, परिवहन हेतु तथा व्यापार हेतु अनुकूलतम दशाएं अधिक पाई जाती है, अतः यहां जनसंख्या अधिक निवास करती है। समतल मैदानी क्षेत्रों में कृषि हेतु, परिवहन हेतु, व्यापार हेतु तथा रोजगार हेतु अनुकूल दशाएं अधिक पाई जाती है, अतः यहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसी कारण से भारत का सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी क्षेत्र है वो सघन आबाद क्षेत्र है। बांग्लादेश के डेल्टाई क्षेत्र का अध्ययन करें तो वहां भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। दूसरी ओर अध्ययन करें चीन का तो यांगत्से सिकियांग, सिकियांग और हांगो, जेजुआन बेसिन, रेड बेसिन एक ही बात है। इन मैदानी क्षेत्रों में लोग अधिक निवास करते हैं। तो जहां पर अनुकूल जलवायु पाई जाती है, दरारती ताकती अनुकूल पाई जाती है, मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, वहां पर लोग अधिक निवास करते हैं क्योंकि वहां पर रोजगार के साधन अधिक होते हैं। इन समतल मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का विकास भी अधिक होता है, परिवहन के साधनों का विकास भी होगा, वहां पर लोगों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो जाते हैं और मानव बस्तियों का निर्माण भी आसानी से कर लेता है, अतः यहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। फिर बात करते हैं अपन स्थिति का अपन अध्ययन किया था। भाई विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। अनुकूल स्थिति है जब भी निवास करती है, बाकी 15% जो जनसंख्या है वो कहां निवास कर रही है? दक्षिणी गोलार्ध में निवास कर रही है, क्योंकि वहां पर मानव निवास हेतु अनुकूलतम दशाएं कम पाई जाती है, महासागर पाए जाते हैं। विश्व की 75% जनसंख्या महासागरों के तटवर्ती क्षेत्रों में निवास कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि वो स्थिति अनुकूल पाई जाती है। तो जहां मानव निवास हेतु अनुकूल स्थिति पाई जाती है, लोग वहां निवास करते हैं, और जहां पर मानव निवास हेतु अनुकूलतम दशाएं कम पाई जाती है, वहां पर लोग कम निवास करते हैं। फिर आ जाता अपना जननांकिकीय कारक। एक भूगोलवेत्ता थे स्मिथ, इन्होंने ये कहा था गरीबी संतानोत्पत्ति के अनुकूल होती है। जननांकिकीय कारकों में अध्ययन करें तो भूगोलवेत्ता स्मिथ थे और इन्होंने कहा था गरीबी संतानोत्पत्ति के अनुकूल होती है। अपने आसपास का अध्ययन करते हैं, और जब आसपास का अध्ययन करते हैं तो यानी जो व्यक्ति जितना गरीब होता है उसके उतनी अधिक संतान होती है। तो इन्होंने कहा था गरीबी संतानोत्पत्ति के अनुकूल होती है, क्योंकि गरीब व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के अभाव के कारण से
5 संतान को जन्म देकर 2 के जीवित रहने की आशा करता है। उसके पास में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए पैसा नहीं होता है। उसकी सोच यही होती है अगर 5 में से 2 खत्म हो गए, 3 खत्म हो गए तो भी पीछे 2 बच जाएंगे। तो गरीब व्यक्ति 5 संतान को जन्म देकर 2 के जीवित रहने की आशा करता है। दूसरी बात आती है बाल विवाह। जहां पर बाल विवाह होते हैं वहां पर जनसंख्या बढ़ती दर अधिक पाई जाती है, क्योंकि बाल विवाह के कारण से संतानोत्पत्ति काल में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और जब संतानोत्पत्ति काल में वृद्धि हो जाएगी तो जनसंख्या में अपने आप ही क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तीसरी बात आती है जहां पर गर्म जलवायु पाई जाती है वहां पर भी जनसंख्या वृद्धि दर क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। तो ये तो क्या अपने भौगोलिक कारक या भौतिक कारक, जिसमें जल को लिया, जलवायु, मिट्टी, उच्चावच स्थिति और जननांकिकीय कारक। इसके बाद में आगे अध्ययन करते हैं अपन आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में उन कारकों को लिया जाता है जिनके द्वारा मानव को रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। अपन ने अध्ययन किया जहां पर प्रतिकूल जलवायु पाई जाती है, लोग निवास नहीं करते हैं। लेकिन जलवायु कितनी प्रतिकूल हो, अगर मानव को रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं, भोजन उपलब्ध हो रहा है, तो मनुष्य उन क्षेत्रों में भी निवास करता है। अपन ने कहा हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में लोग निवास नहीं करते हैं, लेकिन हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पेट्रोल का खनन होने लग जाए या सोने की खानी या चांदी की खानी हो जाए तो लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और लोग वहां भी निवास करेंगे। तो आर्थिक कारकों में उन कारकों को लिया जाता है जहां पर मानव को रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। अब सबसे पहले लेते हैं अपन खनिज। जहां कोई भी खनिज संपदा निकलती है अत्यधिक मात्रा में लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। जहां कोई भी खनिज संपदा निकल रही है या खनन बाहुल्य क्षेत्र होते हैं वहां पर अत्यधिक मात्रा में लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, अतः वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। अपन उदाहरण ले, 20 बीघा का एक खेत है। इस 20 बीघा के खेत में परिवार के 5-10 लोगों का भरण पोषण हो सकता है। लेकिन अगर इसी 20 बीघा के खेत में कोई खनिज संपदा निकलने लग जाए, लोहा तांबा कुछ भी निकलने लग जाए, तो यहां पर लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकता है। तो खनन बाहुल्य क्षेत्र अत्यधिक मात्रा में लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाते हैं, अतः वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। जहां पर कोई भी खनिज संपदा निकलेगी वहां पर लोग अधिक निवास करते हैं। इसी कारण से यूरोप का अध्ययन करें तो 55 डिग्री अक्षांश के पास में यूरोप की कोयला पेटी पाई जाती है और वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। ऐसा एक उदाहरण है अफ्रीका की कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी। कौन सी? अफ्रीका की कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी। यहां पर तांबे का खनन होता है और तांबे का खनन होने के कारण से अत्यधिक मात्रा में लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, अतः यहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो खनन बाहुल्य क्षेत्र अत्यधिक मात्रा में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अतः जहां पर कोई भी खनिज संपदा पाई जाती है अत्यधिक मात्रा में लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं और वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। दूसरी बात आती है उद्योग। जहां पर खनिज संपदा निकलती है वहां पर किसकी स्थापना होती है? उद्योगों की स्थापना होती है और उद्योग लोगों को द्वितीय श्रेणी का रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। द्वितीय श्रेणी से मतलब होता है वे रोजगार के साधन जिनके द्वारा प्रति व्यक्ति आय अधिक पाई जाती है। एक तो खेत में कार्य करेगा, उसकी प्रति व्यक्ति आय कम पाई जाती है, दूसरा व्यक्ति उद्योग में कार्य करेगा
तो उसकी प्रति व्यक्ति आय अधिक पाई जाती है। उद्योग लोगों को द्वितीय श्रेणी का रोजगार उपलब्ध करवाते हैं, अतः जहां पर औद्योगिक इकाई होती है वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। इन उद्योगों में जो कार्य करने वाले लोग होते हैं वो कौन से हो जाएंगे? श्रमिक हो जाएंगे। इनके साथ में डॉक्टर भी निवास करते हैं, दुकानदार भी निवास करते हैं, परिवहन परिचालक भी निवास करते हैं, बैंक कर्मी भी निवास करते हैं। ऐसे खूब सारे लोग निवास करते हैं। ये निवास करने के कारण से यहां की जनसंख्या को और भी सघन बना देते हैं। अतः जहां पर उद्योगों की स्थापना होती है वहां पर जनसंख्या अपने आप ही क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। और इसके उदाहरण की बात करें अपन तो जापान का कोबे ओसाका क्षेत्र, कौन सा? जापान का कोबे ओसाका क्षेत्र सघन आबाद है क्योंकि यहां पर अत्यधिक मात्रा में उद्योग पाए जाते हैं और ये लोगों को अत्यधिक मात्रा में रोजगार उपलब्ध करवाते हैं, तो यहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। अगली बात करते हैं अपन नगरीकरण। नगरीकरण की बात करें तो जहां पर नगरीय क्षेत्र पाए जाते हैं, नगरीय क्षेत्र शिक्षा के केंद्र होते हैं, चिकित्सा के केंद्र होते हैं, रोजगार के केंद्र होते हैं और मनोरंजन के केंद्र होते हैं, जो ग्रामीण जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नगरीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा भी पाई जाती है, रोजगार के साधन भी पाए जाते हैं, ये चिकित्सा के केंद्र भी होते हैं जो कि ग्रामीण जनसंख्या को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और ये ग्रामीण जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण से इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अतः जितने भी बड़े नगर पाए जाते हैं, दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, जयपुर हो, जितने भी टोक्यो हो, न्यूयॉर्क हो, इन सब में जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में निवास करती है। क्यों कर रही है? क्योंकि ये लोगों को अपनी ओर क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। बोलचाल का ढंग हुआ, वेशभूषा हुई, ये सब आकर्षित करते हैं तो लोग अधिक निवास करते हैं। इसके बाद में आ जाता है कृषि। जहां पर कृषि कसाएं अधिक पाई जाती है, लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं और जहां पर लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे वहां पर लोग अत्यधिक मात्रा में निवास करते हैं। तो जहां कृषि हेतु अनुकूल दशा हो रही है वहां पर लोग अधिक निवास करते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं सामाजिक कार्य। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने समाज विशेष के लोगों के साथ ही रहना पसंद करता है। कहीं भी कोई प्लॉट लेते हैं, देखते हैं पहले आसपास वाला प्लॉट किसका है। तो सामाजिक प्राणी होने के कारण से अपने समाज विशेष के लोगों के साथ रहना पसंद करता है। अतः एक ही स्थान पर एक समाज विशेष के लोगों की संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है और धीरे धीरे वहां की जनसंख्या क्या हो जाती है? सघन हो जाती है। इसके बाद में आता है सांस्कृतिक कार्य। एक स्थान की संस्कृति दूसरे स्थान की संस्कृति को प्रभावित करती है। एक स्थान की संस्कृति दूसरे स्थान की संस्कृति को प्रभावित करती है और जहां की संस्कृति अत्यधिक प्रभावी होती है वहां पर लोग अधिक निवास करते हैं। प्रभावी संस्कृति होगी तो लोगों को क्या करेगी? आकर्षित करेगी। लोग क्या करेंगे? अधिक निवास करेंगे। इसके बाद में आता है धार्मिक कार्य। धार्मिक भावना के कारण से कुछ केंद्र ऐसे पाए जाते हैं जहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। जैसे अपन अध्ययन करें पुस्तक, धार्मिक भावनाएं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये जितने भी धार्मिक स्थल हैं यहां पर लोग अत्यधिक मात्रा में निवास करते हैं। क्यों करते हैं? अपनी धार्मिक भावना के कारण से ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं
और ये लोग वहीं पर बस जाते हैं। ऐसे अध्ययन करें तो चीनी लोग हैं वो अपने पूर्वजों की कब्र की पूजा करते हैं। चीनी लोग अपने पूर्वजों की कब्र की पूजा करते हैं, अतः अपने मूल स्थान को छोड़कर कभी भी दूसरी जगह नहीं जाते हैं और धीरे धीरे वहां पर जनसंख्या बढ़ जाती है। इसके बाद में आता है राजनीतिक कारण। कई बार किसी स्थान विशेष पे जनसंख्या बढ़ जाती है, या तो वहां पर उद्योग की स्थापना है या नगरीय क्षेत्र है, तो वहां की गवर्नमेंट उस जनसंख्या केंद्र को सघन नहीं बनाकर विरल करने हेतु दूसरे स्थान पर उद्योग की स्थापना कर देती है। अपने आप जनसंख्या उधर चली जाती है, वहां पे जनसंख्या कम हो गई और उधर जनसंख्या क्या होने लग जाती है, बढ़ जाती है। तो ये तीनों के तीनों कारक हैं, भौतिक कारक है, आर्थिक कारक है, सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक और राजनीतिक कारक। ये किसी भी स्थान की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। ये वाला क्वेश्चन 101% आएगा, एग्जाम में आएगा और हर साल आता है। ओके।